हाँ जी स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। लिविंग वर्ड का एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। हम टॉपिक जो हमने कहा था कि बिल्कुल सही बात है। अब आपको समझने की जरूरत है कि टैक्सोनॉमी में हमने सबसे पहले हमने कहा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने बात करी थी नोमेनक्लेचर की, अच्छे से पढ़ा है हमने। और नोमेनक्लेचर के बाद हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन की। और हमने ये भी कहा कि ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब जो हैं ये बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन। ये हमने पढ़ा इसको कि कैरेक्टर्स पर बेस्ड होते हैं ये सब के सब। अब जब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो कैरेक्टराइजेशन में हम क्या क्या कैरेक्टर्स नोट करेंगे। तो आप बताएंगे कि भाई जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एनसीईआरटी हमें कहती है कि भैया जब आप कैरेक्टर्स यहां से नोट करना शुरू करते हैं तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसके साथ साथ इंटरनल के साथ साथ आप बताएंगे एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है या मॉर्फोलॉजी है उसको आपको देखना है। इसके साथ साथ आप इसकी सेल स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे। सेल स्ट्रक्चर की स्टडी के साथ साथ आपको बच्चे इसका इकोलॉजिकल बिहेवियर भी देखना है। और साथ ही साथ आप बताएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को आप बेसिकली रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। ये सब कैरेक्टर्स को नोट करते हुए आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको नोमेनक्लेचर करना है, आपको क्लासिफिकेशन करना है। यही जब आप इस बात को खत्म करते हैं तो आपको, जैसे आपने टैक्सोनॉमी शब्द पढ़ा, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी बात, जब आप टैक्सोनॉमी शब्द को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एनसीईआरटी आपको कहती है कि भाई अब पुराने समय में जो चीजें होती थी वो ह्यूमंस के यूज के बेसिस पर वो क्लासिफाई कर लेते थे चीजों को, लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो आज हम बताएंगे कि जो हम स्टडीज करते हैं बच्चे ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। ये जो सिस्टेमैटिक्स टर्म है ये आप बताएंगे कि गिवन बाय लीनियस। सिस्टेमैटिक टर्म जो किसने दी हमें, हम कहते हैं हमें लीनियस ने दी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। एनसीईआरटी ने भी ये लिख के दिया है हमें, सिस्टेमा नेचुरी। एनसीईआरटी कहती है पब्लिकेशन का नाम, लेकिन आप बताइए कि भाई पब्लिकेशन का मतलब वहां पर बुक है कि ये एक बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने सिस्टेमैटिक टर्म को यूज किया था। और सिस्टेमा का शब्द का मतलब होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट। अब बात आती है कि भाई आज के टाइम पे अगर हम सिस्टेमैटिक करते हैं तो सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट हम किस चीज का करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो आप बताइए कि जब आप सिस्टेमैटिक की बात करते हैं तो आप चीजें चलेंगी ऐसी कि आपने ऑर्गेनिज्म का पहले क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या किया है, नोमेनक्लेचर, फिर क्या किया है, क्लासिफिकेशन। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बच्चे ये सब करते हुए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, किसको, हां, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब आप ऑर्गेनिज्म को प्रिमिटिव टू एडवांस की तरफ अगर आप बच्चे अरेंज कर देते हैं तो आप उसे बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। आपको यहां एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी सिस्टेमैटिक्स के बारे में कि भाई जब हम चैप्टर पढ़ते हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमें जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें मोनेरा किंगडम आता है, फिर प्रोटिस्टा किंगडम आता है, फिर फंजाई आता है, फिर प्लांटी, फिर एनिवेलिया। ऐसे जब हम प्लांटी किंगडम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, तो प्लांटी किंगडम के अंदर भी आपको ये चीजें ऐसी ही बताई गई हैं। बोलो, पहले एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एनजीओ। और जब एनजीओ पढ़ते हैं उसमें पहले फिर हम डाइकोट पढ़ते हैं, फिर हम मोनोकोट पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको ये बात यहां पर समझनी पड़ेगी कि जब हम इसके बारे में यहां बात कर रहे हैं
तो सिस्टेमैटिक्स में इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना होता है और हम वही कर रहे हैं। तो आज के दिन जो हम स्टडीज करते हैं वो हम बताएंगे बच्चे कि हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग ही हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बात बच्चे के दिमाग में भी जाती है, बच्चे को बात अच्छे से समझ में भी आती है ना। ये चीजें पढ़ने के बाद आप बताइए कि जब आप बात करते हैं यहां पर किसकी, क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में आपको अब बात करनी है बच्चे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। जब एनसीईआरटी में आगे टॉपिक हम लेकर चलते हैं तो हमारा टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आप बताइए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। आपको बताना है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको बताना है कि भाई हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हैं हम। क्लासिफिकेशन जो करते हैं ना वो हायरार्की के अकॉर्डिंग करते हैं, मल्टीपल लेवल्स पर करते हैं, और उसमें जिन मल्टीपल लेवल्स पर हम इनको अरेंज करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम सबसे पहली कैटेगरी जो पढ़ते हैं बच्चे उसके हम बताते हैं किंगडम, फिर हम बात करते हैं डिवीजन की, फिर हम बात करते हैं क्लास की, फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की, फिर हम बात करते हैं फैमिली की, फिर हम बात करते हैं जीनस की, और फिर हम बात करते हैं स्पीसीज की। ये आप बताइए 7 एसेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। आप बताइए ये जो 7 एसेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ये एसेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कुछ और नहीं, ये आप बताइए कि जैसे एक आदमी का एड्रेस होता है वैसे ही आप बताइए ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल एड्रेस है। आप इसको ऐसे समझिए। मैं हमेशा बच्चे को ऐसे ही समझाता हूं क्लास के अंदर कि ये एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल एड्रेस है। जैसे मैंने कहा कि कोई भैया संपत नाम का आदमी है, उसे आप ढूंढ के लाओ। बच्चा कहता है ढूंढ तो लाएंगे लेकिन आप संपत नाम के इस आदमी का हमें एड्रेस बताओ प्लीज। एड्रेस बताओगे तो हम ढूंढ लाएंगे, एड्रेस बताओगे तो हम ढूंढ लाएंगे। मैं कहता हूं बता देते हैं एड्रेस। मैं उसको सबसे पहले नाम बताता हूं कंट्री का, फिर मैं नाम बताता हूं स्टेट का, फिर मैं नाम बताता हूं सिटी का, फिर मैं नाम बताता हूं एरिया का, फिर मैं नाम बताता हूं बच्चे हाउस नंबर का। कंट्री मैंने कहा इंडिया है, स्टेट मैंने कहा राजस्थान है, सिटी मैंने कहा जयपुर है, और एरिया मैंने कहा राजीव गांधी नगर है, और उसमें मैंने हाउस नंबर बताया 142। तो ये बंदे को वहां मिल जाएगा। ऐसे ही आप बताइए जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया, हाउस नंबर, ये वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम वर्ड्स को लिखते हुए पता कर लेते हैं किसी बंदे का। ऐसे ही आप बताइए जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया और हाउस नंबर वो कैटेगरीज हैं जिससे हमें किसी बंदे तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। वैसे आप बताइए कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो हैं बच्चे ये हमारे लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, एड्रेस है ना। अब इसको भी आगे समझिए कि कैसे। जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं, जैसे मैंने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बोला कि सबसे पहली कैटेगरी भाई किंगडम है, दूसरी कैटेगरी भाई डिवीजन है, आप इसे फाइलम भी कह सकते हैं एनिमल के केस में, है ना। तीसरी कैटेगरी भाई क्लास है, चौथी अगर हम क्लास के बाद बात करेंगे तो हम बताएंगे ऑर्डर है, पांचवी कैटेगरी हम बताएंगे फैमिली है, छठी कैटेगरी हम बताएंगे जीनस है, और सातवीं कैटेगरी हम बताएंगे कि भाई स्पीसीज है। तो टोटल हमारे पास यहां पर 7 कैटेगरीज हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आप बताइए इन सातों को हम नाम देंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि जो किंगडम होती है बच्चे वो बिगेस्ट कैटेगरी है, और स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। और इसे आप बताइएगा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है।
किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की जब बात करते हैं तो आप बताइए कि स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है और उसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। समझने की एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं यहां पर। तो वो जो अच्छी बात है वो क्या है कि भाई जैसे हम बात समझे, हम कहें कि बिगेस्ट कैटेगरी तो किंगडम है और स्मॉलेस्ट कैटेगरी जो है बच्चे वो स्पीसीज है ना, तो इसे हम बोल देते हैं कि ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब जब आप यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, 7 कैटेगरीज आपके पास हैं, तो आप इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में जब बात करना शुरू करते हैं तो आप बताते हैं, जैसे हमारे पास एनसीईआरटी ने हमें मैंगो का क्लासिफिकेशन लिख के दिया। उन्होंने कहा कि भाई इसका किंगडम प्लांटी है। मैं मैंगो का एड्रेस लिख रहा हूं एक तरीके से, है ना, फिर आगे बाकी बातें बताता हूं। किंगडम कैसा है तो आप बताते हैं प्लांटी। डिवीजन कैसा है तो आप बताते हैं एंजियोस्पर्मी। चलिए क्लास बताइए तो हम बताते हैं डाइकोटिलेडनी। ऑर्डर बताइए, हम बताते हैं स्पिंडेल्स। ठीक है, फैमिली बताइए तो हम बताते हैं एनाकार्डियेसी। ठीक है, जीनस बताइए तो हम बताते हैं जीनस है मैंजीफेरा। और जीनस का नाम लिखोगे तो हाथ से अंडरलाइन करना होगा, और अगर इसकी स्पीसीज का नाम लिखोगे तो स्पीसीज इसकी होगी बच्चों मैंजीफेरा इंडिका, और दोनों को सेपरेट आपको अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि हाथ से लिखते टाइम अंडरलाइन और कंप्यूटर से लिखते टाइम इसको आपको इटैलिक्स में लिखना पड़ता है। वहीं पर दूसरा एक एग्जांपल और एनसीईआरटी ने हमारे लिए लिया है बच्चे वीट का। वीट के एग्जांपल में एनसीईआरटी कह रही है किंगडम प्लांटी है, डिवीजन तो हम कहते हैं एंजियोस्पर्मी है। ठीक है, और जो प्लांट है बच्चे ये डाइकोट नहीं, अब ये बताएंगे मोनोकोट है तो मोनोकोटिलेडनी बताएंगे इसको हम। ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और इसके अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो हम बताएंगे पोएल्स, फैमिली की बात करेंगे तो बताएंगे पोएसी, और अगर जीनस की बात करेंगे तो बताएंगे ट्रिटिकम, और स्पीसीज की बात करेंगे तो बताएंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। ऐसे 7 कैटेगरीज के अंदर हमने सातों का क्लासिफिकेशन यहां लिख दिया। अब एक बात समझिएगा, आप बताइए कि ये जो हम बात पढ़ रहे हैं इसको हम एक तरीके से और बता सकते हैं कि ये जो आपके पास किंगडम है, डिवीजन है, ये सब है, इसको आप रैंक या यूनिट भी कह सकते हैं। आप बताओगे 1 नंबर पे कौन है किंगडम, 2 नंबर पे कौन है डिवीजन, 3 नंबर पे कौन है क्लास, नंबर 4 पे कौन है ऑर्डर, नंबर 5 पे कौन है फैमिली, नंबर 6 पे कौन है हाँ जीनस, और नंबर 7 पे कौन है स्पीसीज। तो बेसिकली आपको यहां ध्यान रखना है बच्चे कि ये सातों कैटेगरीज जो होती हैं इनको हम रैंक भी देते हैं। रैंक 1 कौन है किंगडम, रैंक 2 कौन है डिवीजन, रैंक 3 पे कौन आएगा क्लास, ऐसे करके नंबर 4 पे कौन है हाँ तो हम बताते हैं ऑर्डर। ठीक है, अब आप बताइए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए 7 वर्ड हैं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 वर्ड हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, केवल 7 वर्ड हैं। लेकिन आप बताइए कि जब आप इनमें प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखते टाइम आपके ये जो वर्ड्स हैं बच्चे ये बदल जाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि जो ऑर्डर के लिए वर्ड आपने यूज किया है मैंगो के लिए स्पिंडेल्स, वो आपने वीट के लिए यूज नहीं किया, वो पोइल्स है। और लास्ट लेक्चर की जब मैंने शुरुआत करी थी टैक्सोनॉमी में तो टैक्सा शब्द का मतलब बताया था। मैंने कहा था कि भाई टैक्सा 2 तरह के होते हैं, एक साइंटिफिक होते हैं और दूसरे हाँ ट्राइबल नेम होते हैं, जनरल नेम। जैसे आप डॉग बोल देंगे तो वो टैक्सा है, लेकिन वो साइंटिफिक नेम नहीं है। साइंटिफिक नेम अगर आप ऑर्डर को लिख रहे हैं स्पिंडेल्स तो आप बताएंगे कि ये पोइल्स, स्पिंडेल्स, ये जो शब्द है बच्चे ये टैक्सॉन है। टैक्सॉन सिंगल वर्ड को हम टैक्सॉन कहते हैं। तो एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड लिखा जाता है उसी वर्ड को हम टैक्सॉन कहते हैं। ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी हो गई है एक तरीके से। एक चीज, दूसरी बात आप समझिए, और मल्टीपल टैक्सॉन्स के लिए हम शब्द यूज करते हैं क्या बच्चे, टैक्सा। तो आप बताएंगे कि जो टैक्सॉन शब्द है, टैक्सॉन वर्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर को, और बेटा जो टैक्सा है वो रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को। ठीक है, तो मल्टीपल वर्ड्स को मिलाकर जब आप बोलेंगे तो आप उसे टैक्सा नाम देंगे। ठीक है, अब जैसे प्लांटी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलेडनी, स्पिंडेल्स, है ना, एनाकार्डियेसी, मैंजीफेरा इंडिका, ये सब जो शब्द मैं बोल रहा हूं इन सबको मैं एक साथ टैक्सा कहूंगा। लेकिन सिंगल वर्ड अगर मैं मैंजीफेरा बोलता हूं तो मैं उसे टैक्सॉन कहूंगा, टैक्सॉन। तो बताइए कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम टैक्सॉन कहते हैं।
यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है कि जो टैक्सॉन होता है वो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है वो एक रैंक या यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक रैंक जो है वो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात आपको याद रखनी है। और आप बताएंगे कि ये जो 7 है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 आपको बताना है कि एसेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। क्या इनके अलावा भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं? तो आप बताइए हाँ, इनके अलावा भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, लेकिन आपको ये 7 याद करनी है। ये एसेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा बात। दूसरी बात जो आपको यहां समझनी है वो ये बात समझनी है कि जब हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की जब हम बात करते हैं, तो आप बताइए कि भाई जैसे मैंने यहां लिखा है ये किंगडम, इसके बाद मैंने लिखा है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। आप बताइए, आप बड़ी कैटेगरी से छोटी कैटेगरी की तरफ भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और आप छोटी कैटेगरी से बड़ी कैटेगरी की तरफ भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बताइए, अगर आप छोटी कैटेगरी से बड़ी कैटेगरी की तरफ क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप इसे असेंडिंग हायरार्की बोलते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं तो आप इसे बच्चे डिसेंडिंग हायरार्की कहते हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग हायरार्की में एक बात का आपको ख्याल रखना है यहां पर, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि जब आप असेंडिंग हायरार्की की बात करते हैं तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात जब करेंगे तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में याद करना है कि डिसेंडिंग हायरार्की के अंदर आप मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होते हैं बच्चे वो इंक्रीज होते हैं। या फिर आप बताओ कि भाई शेयरिंग ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स भी इंक्रीज होता है। लेकिन आप बताइए कि भाई लेस आप जनरल हो जाते हैं, आपके जनरल कैरेक्टर कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम की तरफ, तो आप बताएंगे आप लेस स्पेसिफिक हो जाएंगे। मतलब आपके जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, वो कम दिखेंगे आपको। आप बताइए शेयरिंग ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, ये मैं 2 ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करते हुए बता रहा हूं, अभी मैं इसको समझाऊंगा अभी कैसे। कैरेक्टर्स जो है बच्चे वो आपके डिक्रीज होंगे, और साथ ही साथ आप मोर जनरल हो जाएंगे, मतलब आपके जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे। मतलब आप भीड़ में से निकलेंगे और भीड़ में ऐड हो जाएंगे, ऐसे समझिए। अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो आप भीड़ से निकलते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। और अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो आप भीड़ का ही हिस्सा हो जाते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो केवल मेरे कैरेक्टर हैं, किसी और में नहीं दिखते, वो मेरे कैरेक्टर, वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब आऊंगा तो स्पेसिफिक कैरेक्टर मेरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरे स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होते जाएंगे। जैसे मैं हमेशा क्लास में एग्जांपल देता हूं, मैं आज फिर से समझाऊंगा। आप सोचिए, आप इंग्लैंड से चले हैं, इंग्लैंड से 5 इंडियन, आप ध्यान दीजिएगा यहां क्या बोला गया, 5 इंडियंस वहां से आए दिल्ली एयरपोर्ट पे। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पांचों लोग आए तो पांचों ने बोलना शुरू किया, भैया मैं राजस्थान का, एक कह रहा है भैया मैं पंजाब का, एक कह रहा है भैया मैं हरियाणा का, एक कह रहा है सर मैं उत्तराखंड का, है ना। मतलब क्या हुआ है कि जब आप इंग्लैंड में थे तो आप अपने आप को इंडियन बोल रहे थे, क्योंकि आप इंडियन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप इंडिया में आए, मतलब वर्ड से कंट्री में आए, छोटी कैटेगरी पर पहुंचे, तो आपने अपनी स्टेट का नाम लेना शुरू कर दिया कि मैं राजस्थान का हूं, मैं पंजाब का हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं उत्तराखंड का हूं। इसका मतलब आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर ये हो गया कि अब आप इंडिया में भी राजस्थान के हैं। अब आप सोचो, यहां पर 2 पर्सन ऐसे थे जो कि वहां से जयपुर पहुंचे, राजस्थान में जयपुर पहुंचे। अब जयपुर आने के बाद एक ने कहा कि भैया मैं तो कोटा का हूं, इसका मतलब कचौरी खाने वाला बंदा है।
और एक कह रहा है कि भैया मैं जोधपुर का हूं। इसका मतलब प्याज करोरी मिर्ची बड़ी खाने वाला है। आप एक बात समझ के देखो, ये दोनों बंदे जब इंग्लैंड में थे तो इंडियन थे, जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आए तो राजस्थानी हो गए, मतलब और ज्यादा स्पेसिफिक हो गए। लेकिन जब जयपुर आए तो जयपुर से एक कोटा चला गया, एक जोधपुर चला गया, मतलब यहां करेक्टर्स में उनमें वेरिएशंस आ गई। लेकिन आप सोच के देखो, अगर दोनों ही कोटा के होते, जोधपुर का कोई होता ही नहीं, और दोनों कोटा के होते, तो इसका मतलब करेक्टर में और ज्यादा उनके स्पेसिफिसिटी आ गई, करेक्टर्स में उनके और ज्यादा स्पेसिफिसिटी आ गई कि भैया और ज्यादा स्पेसिफिक है कि कोटा के हैं, दोनों के करेक्टर ज्यादा मैच कर रहे हैं। इसका मतलब जितना आप छोटी कैटेगरी में जाते जाओगे, आपके जो स्पेशल करेक्टर्स हैं वो ज्यादा मैच होते जाएंगे, ज्यादा बढ़ते जाएंगे, कॉमन करेक्टर्स की शेयरिंग आपकी बढ़ती जाएगी। ये ध्यान दीजिए आप बात पर, मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है बात या नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप आते हैं बड़ी कैटेगरी से छोटी कैटेगरी की तरफ, तो आप ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, आप ज्यादा शेयरिंग करते हैं कॉमन कैरेक्टर्स की, और आप में जनरल कैरेक्टर कम हो जाते हैं, मतलब आप भीड़ भाड़ वाले आपके कैरेक्टर कम है, अब आपके आपके खुद के कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन जब आप उल्टा चलते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होते हैं, आपके शेयरिंग ऑफ द कॉमन कैरेक्टर कम होता है, और आप जनरल कैरेक्टर जो कि आपके सबके अंदर मिलते हैं वो आपको ज्यादा दिखाई देंगे। ऐसे आपको ध्यान देना है बात पर। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। जब हम ये किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की बात करते हैं, तो इनके लिए एक चीज और आपको समझनी होगी कि भैया अगर मेरे को एक सिंगल वर्ड लिख के दे दिया जाए, केवल मुझे एक सिंगल वर्ड लिख के दे दिया जाए और मुझे कहा जाए कि आप पहचानो ये वर्ड क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मैं आपको एक सिंगल वर्ड लिख के दे देता हूं, क्लोरोफाइसी, ठीक है? अब बताओ ये क्या है? बच्चा कहता है मुझे नहीं पता। मैं उसे एक सिंगल वर्ड लिख के देता हूं, टेरिडोफाइटा, बताओ ये क्या है? बच्चा कहता है मुझे नहीं पता। मैं उसे एक सिंगल वर्ड लिख के देता हूं, ब्रायोओप्सिडा, मैं पूछता हूं बताओ क्या है? वो कहता है सर मुझे नहीं पता। मैं उसे लिख के देता हूं, मैं कहता हूं गई सोलेनेसी, बताओ, सिंगल वर्ड लिखा हुआ है। अब आप बताओ ये सातों कैटेगरी में कहां वर्ड, ये मतलब मैं टैक्सोन आपको जो साइंटिफिक टैक्सोन होते हैं उनके नाम अगर मैं आपको लिख के दूं तो कौन कहां फिट होगा ये आप कैसे बता पाओगे? बोलो बता पाएंगे? बता पाएंगे कैसे? बता पाएंगे, मैं बताता हूं। हमारे पास ये किंगडम है, दूसरी कैटेगरी डिवीजन है, तीसरी कैटेगरी क्लास है, चौथी कैटेगरी ऑर्डर है, पांचवी कैटेगरी फैमिली है, छठी कैटेगरी जीनस है, और सातवीं कैटेगरी जो है वो स्पीसीज है। तो आप बताइए हम इनको समझेंगे इनके सफिक्स के द्वारा। बोलो किंगडम का कोई सफिक्स याद नहीं करना, लेकिन डिवीजन के लिए आपको सफिक्स याद करना है फाइटा। फाइटा अगर पीछे लगा हो नाम के तो आप समझ जाना कि बच्चे वो डिवीजन है। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं टेरिडोफाइटा, तो आप समझ जाना कि भैया फाइटा मतलब डिवीजन। क्लास के लिए आपको याद करना है, बोलो फाइसी, आपको याद करना है ऑप्सीडा, या आपको बात याद करनी है एई। सफिक्स 3 याद करने हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला क्लोरोफाइसी, बोलो क्लास। मैंने बोला ब्रायोओप्सिडा, बोलो क्लास ऑप्सिडा। ऑर्डर के लिए आपको याद करना है एल्स एंड में, जैसे स्पिंडेल्स, जैसे पॉलीमोनियल्स, जैसे पोएल्स, ऐसे एल्स। एल्स होगा तो क्या होगा? हाँ आप बताइएगा, एल्स होगा तो हम उसको ऑर्डर कहेंगे। और फैमिली के लिए आप याद करेंगे एसी सफिक्स, जैसे कि सोलेनेसी, फाबेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, लेग्यूमिनेसी, एसी। एसी मतलब फैमिली। और आप बताइए आपको जीनस के लिए और स्पीसीज के लिए कोई भी सफिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। रीजन, किंगडम बोलो 5 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये बोलो हमें ऐसे याद हो जाएंगे। किंगडम तो हम ऐसे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और सच बात है किंगडम हम याद कर लेंगे। 5 किंगडम है। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली के लिए सफिक्स हैं। जीनस और स्पीसीज के लिए आपको क्यों लिखने की जरूरत नहीं है सफिक्स? क्योंकि जीनस का नाम जब भी लिखा जाएगा, बताइए लिखते टाइम नाम को अंडरलाइन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा जी, नाम को अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के साथ साथ
इटैलिक्स होगा, जीनस का पहला अक्षर बड़ा होगा, ऐसी पहचान लेंगे। बच्चा कहता है यस। मैंजीफेरा लिखोगे, सोलेनम लिखोगे, है ना, तो ढूंढ लोगे, पता चल जाएगा कि भाई क्या है वास्तव में। और स्पीसीज के लिए इसलिए सफिक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीसीज का नाम हमेशा 2 वर्ड्स में लिखा जाता है, और सातों कैटेगरीज के अंदर केवल स्पीसीज का ही नाम है बच्चे जो 2 वर्ड्स में लिखा जाएगा, 2 वर्ड्स में लिखा जाएगा। फिर एक ना एनसीईआरटी के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एनसीईआरटी आपको एक लाइन लिख के देती है कि टैक्सोनॉमिक ये जो कैटेगरीज हैं या ग्रुप्स हैं आर बायोलॉजिकल एंटाइटीज एंड नोट merely morphological एग्रीगेट। ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, ये पूरी की पूरी बायोलॉजिकल एंटाइटी है। तो बच्चा कहता है इसका क्या मतलब है। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप ना मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आप लास्ट में जो फैमिलीज दी गई हैं आप उसमें जाइएगा, आपको पता चलेगा कि भाई फैमिली जैसे कि वहां सोलेनेसी फैमिली आपको दी गई है, आप सोलेनेसी फैमिली को देखना, फाबेसी फैमिली दी गई है उसको आप देखना, उसमें आप बताइए कि हमें वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट स्टेम लीफ उसका बताया, फ्लारल कैरेक्टर बताए, कैलिक्स कैसा, कोरोला कैसा, एंड्रोशियम कैसा, गाइनोशियम कैसा, ओवरी कैसी, कार्पल कैसा, सिन कार्पस है या मतलब कैसा है, एपोकार्पस है ना, गैमोपेटलस है या मतलब आप बताओगे कि गैमोसेप्लस है, एडेल्फस कंडीशन है या नहीं है एंड्रोशियम के अंदर, फिर फ्लारल फॉर्मूला, फ्लारल डायग्राम, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सारी बातें एक फैमिली से पता चल जाती हैं। इसका मतलब आप समझिए कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो केवल एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का एग्रीगेट नहीं होता, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पूरी की पूरी बायोलॉजिकल एंटाइटी मीन जो बायोलॉजिकल उसके कैरेक्टर होते हैं उन सब को रिप्रेजेंट करता है। इसमें उस ऑर्गेनिज्म की सेलुलर स्ट्रक्चर आ जाती है। जैसे ही हमने आज का लेक्चर शुरू किया था, आप याद करिए, मैंने आपको यह बात बताई थी कि जब हम स्टडी करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, इकोलॉजिकल बिहेवियर देखते हैं, हम यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सबको रिप्रोडक्शन वगैरह सब चेक करते हैं। इसका मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जो आप वर्ड्स लिखते हैं वो वर्ड्स केवल और केवल एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का ग्रुप नहीं बल्कि बायोलॉजिकल एंटाइटी है जो उसकी पूरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हमें देता है। पहली बात तो ये आपको याद करनी है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये बात समझ में भी आई होगी। ठीक है, इतना करने के बाद रैंक, टैक्सॉन ये मैं आपको बता चुका हूं, यूनिट मैंने आपको बता दी, टैक्सॉन टैक्सा का फर्क मैंने बता दिया, ऊपर से नीचे आते हो कौन से कैरेक्टर बढ़ते हो, नीचे से ऊपर जाते हैं कौन से कैरेक्टर बढ़ते हैं, सारी बातें होगी। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की। एनसीईआरटी सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ाती है बच्चे, वो हमें पढ़ाती है स्पीसीज। बेसिक यूनिट है, क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है, सही बात है। और यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी लिखे जाएंगे, बताओ उनके कैरेक्टर सबसे ज्यादा एक दूसरे से मैच करते हुए होंगे। और स्पीसीज का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है। एनसीईआरटी हमें यहां पर एग्जाम्पल देके बताती है। जैसे एनसीईआरटी ने कहा कि भाई मैंजीफेरा इंडिका एक स्पीसीज है, हमने कहा मान लिया। एनसीईआरटी कह रही है सोलेनम ट्यूब्रोसम एक स्पीसीज है, हमने मान लिया। एनसीईआरटी कह रही है सोलेनम मेलेंजना एक स्पीसीज है, हमने मान लिया। एनसीईआरटी कह रही है सोलेनम नाइग्रम एक स्पीसीज है, हमने ये बात भी मान ली। एनसीईआरटी ने हमें और भी एग्जांपल्स यहां पर स्पीसीज के नाम के लिए लिख के दिए हैं। एनसीईआरटी हमें होमोसेपियंस लिख के दे रही है, हमने मान लिया। एनसीईआरटी कहती है पैंथेरा लियो लॉयन को याद करो, हमने ये भी याद कर लिया। एनसीईआरटी कह रही है पैंथेरा टिग्रिस याद करो, हमने ये भी याद कर लिया, मतलब टाइगर। आप पैंथेरा पार्डस याद करिए, हमने ये भी याद कर लिया, लेपर्ड। अब आप बताओगे कि भाई स्पीसीज के जब नाम आए
तो स्पीसीज तो हो गए एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमें लिख के दिया एनसीईआरटी ने, वो लिख के दिया जीनस। तो बताइए जीनस जो होता है वो एग्रीगेट ऑफ द स्पीसीज होता है। जैसे एनसीईआरटी कह रही है कि जीनस जो है यहां पर एक सोलेनम है, देखो आप, हमने कहा, और एक सोलेनम जीनस में 3 स्पीसीज आ गई, देखो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजेना, सोलेनम नाइग्रम, एग्रीगेट हो गया, ये एग्रीगेट हो गया, देखो आप। और एनसीईआरटी कह रही है इसका मतलब है कि कोई और यहां पर जीनस भी होंगे सोलेनम के साथ धतूरा दिया है एनसीईआरटी ने एग्जांपल में, पिटूनिया दिया है एग्जांपल में। ऐसे आप बताएंगे कि जो पैंथेरा है, पैंथेरा के साथ एनसीईआरटी ने हमें जिस जीनस का एग्जांपल दिया है बच्चे, वो एग्जांपल फेलिस वाला दिया है। फेलिस कैट वाला जो जीनस होता है उसकी बात करी है एनसीईआरटी ने, सही है। अब आप बताएंगे कि भाई आगे बढ़े तो जीनस को हमने कह दिया एग्रीगेट ऑफ स्पीसीज। जीनस के बाद एनसीईआरटी कह रही है कि भाई आपको याद करना है फैमिली को, और फैमिली होता है एग्रीगेट ऑफ जीनस, मतलब स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती हैं, जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं। जैसे एनसीईआरटी कह रही है कि सोलेनम, धतूरा और पिटूनिया जो है ये तीनों मिलकर एक ही फैमिली में आते हैं जिसका नाम है सोलेनेसी फैमिली, और इसको अंडरलाइन करना नहीं है, हम समझ गए ये बात। और आप बताइए कि भैया पैंथेरा और फेलिस जो है वो दोनों एक ही फैमिली में आते हैं जिसका नाम है फेलिडी, एक फैमिली। अब आप बताइए सोलेनेसी फैमिली के साथ कोई दूसरी फैमिली भी तो हो सकती है। हां, एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है, बोलो कॉन्वोल्यूलेसी, और फेलिडी के साथ कुत्ते वाली फैमिली का एग्जांपल लिया है, बोलो कैनिडी का। और आप बताइए फैमिली का एग्रीगेट जो होता है बच्चे वो ऑर्डर होता है, फैमिली का एग्रीगेट जो होता है वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर की जब बात आती है तो आप बताओगे सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूलेसी दोनों मिलकर पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आते हैं। और ऐसे ही एनसीईआरटी कह रही है कि फेलिडी और कैनिडी कुत्ते वाली फैमिली दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ ऑर्डर आते हैं कार्निवोरा में। और आप बताइए कि भाई इसके बाद ऑर्डर के बाद जब क्लास है, डिवीजन है और किंगडम है, ये तो बहुत कम है हमारे पास, इनके तो नाम याद हो जाते हैं। हमें बेसिकली एग्जाम्पल याद करना होता है स्पीसीज का, हमें जीनस का, फैमिली का और ऑर्डर का याद करना होता है। और स्पीसीज में एनसीईआरटी ने हमें जो एग्जांपल दिए, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजना, सोलेनम नाइग्रम, होमो सैपियंस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रस, पैंथेरा पार्डस, ये स्पीसीज के अंदर है। जीनस में सोलेनम है, धतूरा है, पिटूनिया है, और उधर हम बात करें तो पैंथेरा और फेलिस है। फैमिली की बात करें तो सोलुलेसी के साथ कॉन्वोल्यूलेसी का एग्जांपल है, फेलिडी के साथ कैनिडी कुत्ते वाली फैमिली का एग्जांपल है, और ऑर्डर में पॉलीमोनियल्स है और कार्निवोरा है। इसके अलावा जो आपको याद करने हैं वो मैंगो का, वीट का, हाउस फ्लाई का और ह्यूमन का क्लासिफिकेशन भी आपको याद करना है, जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल के अंदर दिया गया है। आप उसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब जब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला टॉपिक आप खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपका चैप्टर तो हालांकि खत्म हो गया लिविंग वर्ड वाला, लेकिन फिर भी मैं एक टर्म और आपको बताऊंगा जिसका नाम है बच्चे स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज कॉन्सेप्ट, आप बताइए कि भाई स्पीसीज टर्म जो है, मैं ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने जब ये टॉपिक शुरू किया है, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड वाला चैप्टर शुरू किया है, तो जो साइंटिस्ट हमें बताए हैं वो अर्नेस्ट मेयर बताए हैं, जिन्होंने बच्चे हमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बताया था। मैं उस कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहा हूं, है ना, ताकि वो वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाए। स्पीसीज टर्म इज गिवन बाय बोलो जॉन रे। और स्पीसीज कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप स्पीसीज किसको कहते हैं, उसके लिए आप बताइए। अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं और उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं कि भाई स्पीसीज ये, स्पीसीज ये, स्पीसीज ये। लेकिन आप बताइए कि हम यहां पर दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज और एक टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की। जैसे मैं यहां पर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करूंगा तो आप बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमें एक साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम था बच्चे अर्नेस्ट मेयर। और बताइए इन्हें डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरीज कहा जाता है। ये 1901 में पैदा हुए, सॉरी 1904 में पैदा हुए और 2004 में एक्सपायर हुए, पूरे 100 साल जी के गए हैं। इनका कहना था कि ऑर्गेनिजम्स विच आर, क्या करें बच्चे,
मैटिंग करें, रिप्रोड्यूस करें, विच आर रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस द fertile progeny are arranged in a single species। ए स्पीसीज या सिंगल स्पीसीज एक ही बात है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर दें वो एक ही स्पीसीज में आएंगे। जैसे ह्यूमंस, मेल और फीमेल की हम बात करें, है ना, हॉर्स, डंकी, म्यूल, मैंगो, पोटैटो, साइनोबैक्टीरिया। क्या ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल। उनके आगे बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं? हाँ। क्या हॉर्स रिप्रोड्यूस करता है? यस। उनके बच्चे आगे रिप्रोड्यूस करते हैं? यस। डंकी रिप्रोड्यूस करता है? यस। उनके आगे बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं? यस। म्यूल्स रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते। मैंगो में रिप्रोडक्शन होता है? हाँ। आगे मैंगो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं? यस। पोटैटो में रिप्रोडक्शन होता है? यस। आगे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं? यस। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। बेसिकली बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था वो डिपेंड किस पे कर रहा था? तो हम कहते हैं कि भाई वो डिपेंड कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो बच्चा कहता है सर इस हिसाब से तो हॉर्स और डंकी भी रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करके म्यूल्स को पैदा करते हैं, तो क्या हॉर्स और डंकी एक ही स्पीसीज में आएंगे? आप बताएंगे नहीं, क्योंकि म्यूल्स फर्टाइल नहीं होते बच्चे, स्टेराइल होते हैं। और यहां शर्त है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में जब ऑर्गेनिजम्स को एक स्पीसीज में रखा जाता है तो वो ऑर्गेनिजम्स फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स को ही पैदा करते हो। इसमें बेसिकली आप बताइए कि सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चे, उन सेक्सुअल ऑर्गन्स के कॉम्पैटिबिलिटी की बात है। जैसे एनिमल्स के अंदर कॉम्पैटिबिलिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिटिंग होती है, और उसके अलावा आप बताएंगे कि यहां पर सेक्स सेल्स जैसे कि स्पर्म सेल और एग सेल होती हैं, उनकी कॉम्पैटिबिलिटी भी होती है। प्लांट के केस में ये पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की कॉम्पैटिबिलिटी में आ जाता है। तो आपको समझना होगा कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कॉम्पैटिबल है, तो एक स्पीसीज में आएगा अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। लेकिन इससे केवल उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बच्चे आप डिफाइन कर पाएंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते उनको आप इस कॉन्सेप्ट के द्वारा नहीं समझा सकते। तो फिर क्या करें? उसके लिए फिर बताइए हम क्या करेंगे, जो कि हम पढ़ते हैं हमारी किताबों के अंदर जो लिखा गया है। बोलो, टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे। टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की, इसका मतलब क्या हो गया है कि मोर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, तो बोलो ऑर्गेनिजम्स इन सेम स्पीसीज रखोगे आप। अगर कैरेक्टर ज्यादा मैच कर रहे हैं, जैसे आप सोचो मेरे पास ये एक मैंगो का ट्री है बेटा, और इधर मेरे पास एक नीम का ट्री है, ठीक है, और इधर मेरे पास एक दूसरा मैंगो का ट्री है। तो आप बताओ कि भाई इनके कैरेक्टर आपस में ज्यादा मैच करेंगे ना देखने में, तो इन दोनों को हम सेम स्पीसीज में रखेंगे। और इससे आप बताइए कि टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज देखनी होती हैं, और इससे क्या होगा कि आप ऑर्गेनिजम्स को एक ही स्पीसीज के अंदर रख पाएंगे, एक ही स्पीसीज में रख पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप। तो आप बताइए, हमारी किताबों में टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया गया है, लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज हमें अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, और उनके बारे में हमें स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने कुछ लिख के भी दिया है, इसलिए हमने इसको भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। तो ये लिविंग वर्ड वाला चैप्टर आपका पहला खत्म हो गया बेटा, इतना ही है। टैक्सोनॉमिकल एड्स अब है नहीं, नए सिलेबस में आएंगी तो मैं आगे रिवाइज करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। धीरे धीरे मैं आपको लेक्चर्स देता रहूंगा, अभी रिदम बन जाएगी मेरी। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं सर लेक्चर डालेंगे या नहीं डालेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे, बस मेरे टाइम का शॉर्टेज होता है थोड़ा बीच बीच में, जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई मुझे क्लासेस भी लेनी है, मुझे मेरा यूट्यूब चैनल भी चलाना है, और मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना है, तो कई बार रिदम टूट जाती है। तो रिदम दोबारा बन जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, ये सिंपल सी बात है। मैं अगर नहीं कर पाता तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपना।
तो आप ज़्यादा दुखी मत होइए, सब चीज़ें बढ़िया चलेंगी, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप मत करिएगा बच्चे। 700-800 मैसेज हो गए हैं मेरे पास, अभी तक मैं देख नहीं पाया। दीपावली के दिनों में मैंने फ़ोन बहुत कम चलाया बच्चे, थोड़ा बिजी ज़्यादा था मैं। तो लगे रहिए, है ना। अगला चैप्टर मैं आपको शुरुआत करवा रहा हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन वाला चैप्टर भी बाकी है, वो भी मैं करवाऊंगा। अभी शुरू कर ही रहा हूँ, बस इसी वीक में, अगले वीक तक मैं मतलब जो मेरी रिदम है वो अच्छे से मैं पकड़ लूंगा धीरे धीरे, और आपको सब बढ़िया से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।